खर्चा बाणीय केंद्रीय होता है दान पुण्य करने का। अपने बाकी लोगों के पास जब पैसे आते हैं तो अपने दो काम करते हैं, एक खरीदते हैं सोना, एक खरीदते हैं प्लॉट। इसके अलावा तीसरा अपने दिमाग में कुछ भी नहीं है। आदमियों को लगता है मैं खूब सारे प्लॉट ले लूं, लुगाइयों को लगता है केवल सोना ले लूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। लुगाइयों को लगता है कि जिस दिन जल प्रलय होगी सब मरेंगे, उस दिन केवल सोना बचेगा, इसके अलावा और कोई चीज बच ही नहीं सकती दुनिया के अंदर। तो वो महिलाएं सोना खरीद ले, आदमी क्या खरीद ले, प्लॉट। बाणिया ये नहीं खरीदता। बाणिया या तो अपने व्यापार में इन्वेस्ट करता है या बाणिया जो है वो इन चीजों के अंदर लगाता है। क्योंकि बाणिया जानता है कि गीतड़ा और भींतड़ा ही रह सके। या तो गीतों में गाए जाओगे तो नाम रहेगा, ये भींत बना बना के जाओ तो नाम रहेगा। तो पुराने भींते बना बना के चले गए तो उनके नाम पड़े। और बाणिया कितना दान पुण्य कर सकता है उसका उदाहरण आज भी बाणिया खूब सारे दान पुण्य करते हैं। अंबानी आपको जियो बांटा, जियो दान पुण्य था और क्या था। कितने साल फ्री बांटा था? एक नहीं बांटा था ना, ना ज्यादा। एक तो शुरुआत में था, अरे सरकार से लड़ा है वो बंदा इसके लिए, तो 1.5-2 साल तक बांटा था। और अभी भी जो आपसे रुपए लगते हैं ना, ये सरकार ने कह रखा ले, वो कह रहा नहीं लूंगा। ये तो बड़ा लफड़ा है गजब बड़ा, कि जब जियो जियो आने से पहले इंटरनेट और जियो आने के बाद इंटरनेट, आप उसकी कभी तुलना करो। जियो आने से पहले था 2G। कैसा था? 2G। एयरटेल वोडाफोन दिया करते, एयरटेल वोडाफोन वो 2G देते, 399 रुपए में 1 GB, 1 GB एक महीने का। और वो भी 2G, वो चक्री घूमती देर 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 चक्रियां घूमती रहती थी उसमें। और लोग जानते नहीं थे कि इंटरनेट नाम की भी कोई चीज होती है। और यदि कोई बंदा कुछ देखना चाहता तो उसे पता था कि ये चक्री आधे घंटे बाद रुकेगी, तब देख लूंगा। तो आराम से आदमी लगा के नहा धो के आ जाया करता था, चक्री अभी घूम रही है। बाद में चेक कर लिया करता था यार क्या होगा और क्या नहीं होगा। और बंदा मतलब कुछ भी देखने के बाद वापस चेक करता कितने MB लग गए। होता 89 MB तो पड़े हैं, महीना निकल जाएगा मेरा। ये हालत हुआ करती थी। और एयरटेल वोडाफोन पूरी दादागिरी दिखाया करते इस मामले में। फिर आया जियो, इसने कहा फ्री है और डेली 1 GB है। तो लोगों ने एयरटेल वोडाफोन को पोर्ट करा करा के किधर जाना शुरू कर दिया। तो एयरटेल वोडाफोन गए सरकार के पास, इसको कहो रुपए ले, हम बर्बाद हो जाएंगे वरना। फिर तो एयरटेल वोडाफोन वालों की वो हालत खराब हुई, उन्होंने कहा कि भाई साहब 399 नहीं लेंगे, हम तो 199 और डेली 1.5 GB, 100 मैसेज हमारी तरफ से आपको फ्री। पर लोगों के जियो वाला चस्का लगा हुआ था, लोगों का नहीं वैसा जियो। तो मुकेश अंबानी कोर्ट में चला गया था, नहीं लूंगा पैसे। किस बात के पैसे? मैं बांट रहा हूं ना, मेरा जियो है, मैं फ्री बांटू। तो क्या मार्केट में कंपटीशन खत्म हो जाएगा? तो कंपटीशन कर लो, तुम ही फ्री बांट लो। सारे कंपटीशन करते हैं, फ्री 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 वाला कंपटीशन करते हैं, ग्राहकों को तो फायदा हो जाएगा। एयरटेल वोडाफोन ने कहा तेरे पास रुपए हमारे पास नहीं है और तू मरवा देगा हमें। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि इतने रुपए तो ले। तो जाके जियो वालों ने रुपए लेने शुरू किए थे। बाकी उसने शुरू शुरू में कहा था कि तुम मजे करो। और ये तो भारत में, यदि आपके पास मोबाइल है हाथ के अंदर, आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, भारत में हर आदमी मोबाइल रख ही रहा, तो इसके लिए अंबानी परिवार को सुबह सुबह उठते धन्यवाद दे देना चाहिए। अंबानियों ने जितना मोबाइल क्षेत्र में क्रांति लेके थे उतना कुछ ही नहीं। वरना भारत में जब शुरू में मोबाइल आए थे तो मोबाइल आता था इतना लंबा, और इनकमिंग कॉल के भी 2 रुपए लगते थे। जब फोन आएगा ना आपके पास तो भी रुपए लगेंगे। एक तो फोन कैरी करने के लिए एक बंदा चाहिए होता था, वो साथ में ले लेके घूमता रहता था, और किसी को फोन आता तो बंदा उठाता ही नहीं था, काट देता। और फिर साइड में जाके झूठा ही हलो हलो किया करता था, ताकि रुपए भी नहीं लगे, लोगों को लग जाए कि मेरे पास में मोबाइल। या लोग कहा करते थे कि मैं आज उस मीटिंग में जाके बैठूंगा, वहां पे तुम मिस कॉल करना, तो लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या है, मोबाइल। फिर झूठा कह, कौन है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, अरे आपके पास मोबाइल है? हाँ मेरे पास मोबाइल है। फिर धीरू भाई अंबानी ने कहा था कि भाई छोटे छोटे मोबाइल निकाले जाए, तो रिलायंस के छोटे छोटे मोबाइल निकाले गए। पर भारत की जनता के साथ समस्या दूसरी है। अपनी जनता ने कहा भाई भले छोटा निकाल बड़ा निकाल, हमें चाहिए ही नहीं, हम मोबाइल क्यों चाहिए। फिर धीरू भाई अंबानी ने कहा फ्री है बातचीत। बातचीत क्या है? फ्री के चक्कर में अपने कूद जाए कुएं में। उसने कहा नाइट कॉलिंग फ्री है। शुरू शुरू में जब रिलायंस आया था रिलायंस आया तो उसने कहा नाइट नाइट में 8 बजे के बाद जो तुम्हारे जी में है वैसे करो। बोले उसने भारत को प्रेम करना सिखाया है। ये कोणों में चिपक चिपक के बात इससे पहले नहीं हुआ करती। मुझे बता दे पहले कोई इस प्रकार के लेटर भी लिखे गए हो तो। अंबानियों ने कहा कि करो, सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। और फाइनली तो पहले क्या पोस्ट पेड सिमें निकाली थी, 1 महीने बाद आपसे बिल लेंगे। तो 1 महीने का बिल आया लोगों के 30,000। भाई लगा हुआ था पूरी रात ही, तो बिल आना ही था। अब 30,000 बिल आया तो उसने कहा 30,000 रुपए बहुत बड़े हुआ करते थे उन दिनों में, अब ये रुपए भरेंगे कैसे, कसिम फेंक दे, नहीं लिया। रिलायंस वालों ने रिकवरी नहीं की थी। उनका पहले भारत को चस्का तो लगे, ये करना तो सीखे, बातचीत तो करना सीखे, रुपए कमा लेंगे अपने, रुपए क्या है। बाद में रिलायंस ने थोड़े दिन बाद में कहा
कि भाई 300 रुपए का एक नाइट टॉपअप करवाना पड़ेगा आपको, तो नाइट कॉलिंग फ्री होगी, वरना नहीं होगी। तो लोग काम करेंगे नहीं, बात फ्री थी तब कर ली, अब नहीं करेंगे। पर अब वो चस्का लगा था, 8 बजे के बाद आंतड़ी टूटती आदमी आदमी को लगता है नहीं अब जरूरी है, अंबानी ने कहा पैसे कमा लेंगे। तब धीरू भाई अंबानी का एक बयान था कि मैं प्रत्येक भारतीय के हाथ में एक मोबाइल देखना चाहता हूं। अब भारतीयों के हाथ में 2.5 मोबाइल है, 5 आदमी 14 भाई 5 सदस्य और 14 मोबाइल वाली बात है। इंटरनेट वाला तो पूरा मुकेश अंबानी है। इस आदमी को इस बात के लिए भारत रत्न दे दिया जाना चाहिए। भारत में क्या अपने एक समस्या है, अपने पैसे वाले लोगों को तब तक गालियां निकालते हैं जब तक अपने पास पैसे ना हो जाए। हर वो आदमी जिसके पास पैसे नहीं हो, पैसे वालों को तब तक गालियां निकालता रहता जब तक उसके खुद के पास पैसे नहीं हो जाए। जिस दिन अपने पास पैसे हो जाएंगे उस दिन अपने उस श्रेणी में आ जाएंगे। क्योंकि हम उस श्रेणी में नहीं है, इसलिए पैसे वालों को हम धाप धाप के गालियां निकालते हैं, भर भर के गालियां निकालते हैं। जबकि मुझे लगता है भारत को चलाते ही व्यापारी हैं, इसलिए व्यापारियों को गालियां निकालनी बंद कर देनी चाहिए। 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर, आपके उद्योग व्यापार वाणिज्य, और तीसरा बचता है आपके सर्विस सेक्टर। हमारे बाप दादे तो करते थे सारे के सारे एग्रीकल्चर, अपने आ गए सारे के सारे सर्विस में, बीच वाले को भूल गए। कोई भी देश तब तक प्रगति नहीं कर पाता जब तक उसका ट्रेड मजबूत नहीं हो, जब तक उसकी इंडस्ट्री मजबूत नहीं हो। हमारी मजबूत छोड़ो, हमारी खुद की तो मनसा ही नहीं। आज कोई भी आदमी ट्रेड और इंडस्ट्री की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हम या तो एग्रीकल्चर करना चाहते हैं या क्या जाना चाहते हैं, सेवा। घर वालों की धमकी भी अपने को ऐसी ही होती है कि देख ले, या तो पढ़ ले वरना खेती है। आज तक घर वालों ने कहा गया कि पढ़ ले वरना चक्की खुलवा देंगे, नहीं कहा घर वालों ने कहा मस्त डायरेक्ट है अपने पास, या तो खेत है या अपने पास में क्या है सर्विस, या तो नौकरी लगेंगे या बाद में खेती कर लेंगे, बीच वाला कोई नहीं। फिर वो कई तो हंसते रहते हैं, या तो इधर आरएएस बन जाएंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, या उधर आरएएस बनेंगे राजस्थान एग्रीकल्चर सर्विस, करेंगे ये। इसके अलावा बीच वाले कोई भी रास्ते अपने पास में नहीं है। जबकि होना ये चाहिए, देश अपना प्रगति तभी करेगा जब हम ट्रेड की तरफ बढ़ेंगे, जब हम व्यापार वाणिज्य की तरफ बढ़ेंगे। क्योंकि नौकरियां व्यापार वाणिज्य दे सकता है, बाकी नहीं दे सकते। हम कहते सरकारी नौकरी तो कितनी निकल जाए साल की, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, इससे ज्यादा तो क्या नौकरियां निकाल देगी पूरी गवर्नमेंट ही मिलके। जिस देश का मान खा दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हो, उसमें 5-7 लाख नौकरियां कहाँ पल्ले पड़ती है। व्यापार वाणिज्य जब होता है, एक फैक्ट्री खूब सारे लोगों को रोजगार दे देती है अपने आप में। तो इन लोगों को खूब सारा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। उल्टा होना तो ये चाहिए कि सरकार इनको प्रोत्साहन और देती है, सरकार और देना भी चाहिए, कतई नहीं। मुझे तो बड़ा अजीब लगता है जब भी कहता है इनको रुपए क्यों, अरे इनको ही देने चाहिए, और सरकार सबको दे रही है। एग्रीकल्चर पे लोन माफ होते हैं, स्टूडेंट्स को जो लोन होते हैं वो सस्ते मिलते हैं, सर्विस सेक्टर के अंदर आपके हाउस लोन वगैरह उनकी भी कोई ना कोई रेट होती है, तो व्यापारियों को दे दिया। तो भारत ने बहुत बुरा किया विजय माल्या के साथ। कोई ढंग की सरकार होती विजय माल्या को जाने नहीं देती, उस जैसा व्यापारी नहीं मिल पाएगा भारत को। उस आदमी ने 10 कंपनियां लगा रखी थी, 10 की 10 प्रॉफिट के अंदर थी, 10 की 10 भारत को रुपए दे रही थी, इनकम टैक्स दे रही थी, जीएसटी दे रही थी। उसकी एक कंपनी फ्लॉप हुई, हमने कहा बाहर निकल। मतलब आप 10 पेपर दो, एक पेपर में फेल हो जाओ तो आपको ये कहा जाए कि देश छोड़ दे। विजय माल्या के साथ जितना बुरा कर सकता था, कोई ढंग का देश हो तो रोए इस बात पर कि यार भारत विजय माल्या के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसने लोगों को व्यापार करने सिखाए थे, उसने ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर कैसे रहा जाता है सिखाया था। अपने साथ प्रॉब्लम ये नहीं है कि विजय माल्या पैसे खा के भाग गया, पैसे तो खाए नहीं उसने। विजय माल्या पे जितना लोन था उसका पता नहीं कितना गुना भारत सरकार ले चुकी है, कितना गुना, बहुत ज्यादा ले चुकी है। और विजय माल्या की उस लोन में कतई गलती और नहीं थी, वो इंडियन व्यवस्था के लूप होल थे जिसका विजय माल्या फायदा उठा गया, और उसने तो फायदा भी नहीं उठाया था। बाकी वाले नीरव मोदी वगैरह तो फायदे उठाए हैं। विजय माल्या ने जब किंगफिशर उसकी घाटे के अंदर जाने लगी थी, तब शुरू में ही कहना शुरू कर दिया था कि मेरा लोन नहीं चुकाया जाएगा, तुम मेरी संपत्ति ले लो। बैंक वालों ने कहा अरे साहब चलने दो, थोड़े दिन बाद देख लेंगे। उसने थोड़े दिन बाद वापस कहा यार नहीं पार पड़ेगी, लोन नहीं चुकता हो रहा, तुम पंखे वंखे उतार ले जाओ मेरे जो भी पड़े हैं कंपनी के अंदर। इन्होंने बढ़ाते 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 उतना कर दिया था, फिर भी उसने चुकाया, खूब सारा चुकाया। अपने साथ दिक्कत ये है ही नहीं कि भाई विजय माल्या ने पैसे नहीं चुकाए, अपने साथ दिक्कत ये है कि 60 साल की उम्र में भी 3 गर्लफ्रेंड ना है, हम नहीं रखने देंगे तेरे को ऐसे। उसका बेटा बेचारा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं फोटो लगा देता है, एंजॉय दिस दिस दिस, मेरा जैसा नीचे कमेंट कर देता है पैसे कब रहा है। अपने कौन से पैसे लेके गया। नहीं, व्यापारियों को गालियां नहीं निकालनी भाई, व्यापारी देश की रीढ़ है। तो बंजारा क्या बना के गया था, पिछोला। क्या बना गया था, पिछोला। चलो आगे पढ़ो। पिछोला झील कहां पे,